जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैर से होंगे, सेहत सलामती के साथ होंगे। तो जनाब इस वक़्त मुल्क के वतन अज़ीज़ के तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, अखबारात पे, सोशल मीडिया पे एक तहलका मचा है, एक तूफ़ान आया है पीपीएससी लीक्स का। कि जिस तरह अहम पोस्टों के पेपर दर्जात लीक हुए हैं, उसके ऊपर खूब ले-दे हो रही है। ये सारा हुआ क्यों है? मामला यूँ है कि ये मामला बेनकाब हुआ है, लेकिन ये शैतानी जाल कब बुना गया, कब से ये चल रहा है, ये तो अब इन्वेस्टिगेशन से ही मामला सामने आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान आपको पता क्या हुआ है? नौजवानों की उम्मीदें टूटी हैं। लोग जो मेहनत पर यकीन रखते हैं, जो मेरिट पर यकीन रखते हैं, जिन लोगों को एक आस थी कि हम पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, इन पेपर्स में, इन इम्तिहानात में अपीयर होंगे तो किसी अच्छी गवर्नमेंट जॉब पे जाएंगे, रोज़गार कमाएंगे, वतन अजीज़ की खिदमत करेंगे। यकीन करें, लोगों के वो तमाम ख्वाब टूट गए हैं। ये अलमिया है। अगर महसूस करने वाले इसको महसूस करें, इस दुख को, नौजवानों की तकलीफ़ को महसूस करें, तो ये बहुत बड़ा मामला है। लेकिन मसला तो ये है कि महसूस करें तो फिर है ना। अच्छा, अब आप ये देखें कि ये अ, मामला तब ही सामने आते हैं, पेपर लीक्स होना, सिस्टम में कोई चोरी हो जाना, जब उस सिस्टम में बज़ाते खुद कोई लूप होल्स हों, उसमें लूज पॉइंट्स हों, फिर इसी तरह की काली भेड़ियों से उनसे फ़ायदा उठाती हैं। अब देखिए, पीपीएससी के इम्तिहान कोई भी हों, किसी भी पोस्ट के लिए हों, तो उसके दो बड़े मराहल हैं। दो स्टेप से कैंडिडेट को गुजरना पड़ता है ना। एक रिटन टेस्ट है और फिर इंटरव्यू है। अब इन दोनों स्टेप्स में बड़े फ्लॉज हैं। चलें पहले रिटन टेस्ट की अगर आप बात कर लेते हैं, तो रिटन टेस्ट में पेपर सेटर कौन होता है? उस पेपर सेटर की सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है पीपीएससी के पास? फिर उन पेपर सेटर की ट्रेनिंग का क्या बंदोबस्त है? क्या वो इस तरह के क्वेश्चंस बना पाते हैं? क्या उनके पास ऐसी तरबियत है? क्या उनके पास इस तरह की एजुकेशन है कि वो इस तरह के एमसीक्यूज बनाएं कि जिनको वाकई हम इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी टेस्टिंग कंपनी के साथ, किसी भी दूसरे कंट्री के टेस्टिंग सेटअप के साथ कंपेयर कर सकें और फ़ख्र महसूस कर सकें, यस, हमारे क्वेश्चन की क्वालिटी चेक करें। अभी हालिया दिनों में जो लेक्चरर्स के टेस्ट हुए हैं, रिटन टेस्ट, मैं ज़रा आपको क्वालिटी बता दूं, मैं अपने सब्जेक्ट के हवाले से बात करता हूँ। देखिए, साइंसेस में ख़ास तौर पे अगर आप एमसीक्यू में किसी चीज़ की वैल्यू की परसेंटेज पूछ लेते हैं, किसी साइंटिस्ट का नाम पूछ लेते हैं, जी बताएं ये चीज़ किसने डिस्कवर की, तो यकीन कीजिए कंसेप्ट की मौत है। और फिर 21 तोपों के इस्लाम जैसे पेपर सेटर को भी उसके जरखेज दिमाग ने इससे आगे सोचा ही कुछ नहीं कि साइंटिस्ट के नाम, किसी चीज़ की परसेंटेज से हटके भी साइंस में कोई चीज़ हो सकती है। जो अप्लाइड नॉलेज पूछने का तो कंसेप्ट ही कोई नहीं रहा। वजह पता क्या है? वजह ये है कि मनपसंद अजीज़ो कारब लोगों को पेपर सेटर तैनात किया जा रहा है। ज़रा डाटा निकाल के देखें, साल साल से एक जैसे लोग हैं जो पेपर बना रहे हैं। और फिर हत्ता कि यहाँ तक मामला है कि ये पेपर बनाने के लिए अपने दिमाग पे ये पेपर सेटर जोर दे ही नहीं रहे। ये मुख्तलिफ वेबसाइट से जो एमसीक्यूज है वो उठाए जाते हैं बने बनाए। और उससे भी ज़्यादा अफसोस की बात ये है कि ज़्यादातर वेबसाइट्स का ताल्लुक इंडिया से है, उनकी वेबसाइट से। ये बहुत सारे कैंडिडेट ने बाद में हमारे साथ ये बातें शेयर की हैं कि जी ये क्वेश्चन तो हमने फलां वेबसाइट पे भी देखे थे, एज इट, वो कहते हैं ना, नकल के लिए अकल की भी ज़रूरत है। तो चले, आपने वहाँ से उठाए ही हैं तो कम से कम कुछ चेंज ही कर लें। कुछ तो अपना भरम कायम रहने दें कि आप एक अजीम शान इदारे के पेपर सेटर हैं और आप इस वतन अजीज़ की गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, सरकारी एहलकारों के सिलेक्शन के लिए पेपर बना रहे हैं। ना जी, इतना भी नहीं हो सका आपसे। दूसरी तरफ आ जाते हैं कि ये जो
पेपर सेटर्स हैं, क्या ये परमानेंटली हायर्ड है ऑन द बोर्ड ऑफ पीपीएससी, या हर साल ये नए सिरे से लिए जाते हैं? इस मैकेनिज्म को भी, इस पे भी गौर करने की बहुत अच्छी ज़रूरत है। अब अगली दफ़ा आ जाए, अब अगले मरहले की तरफ आ जाएं, आप इंटरव्यू की तरफ आ जाएं। अब इंटरव्यू लेने वाले जो साहिबान वहाँ पे बैठे हैं, यकीन कीजिए कि उनकी गर्दन में जो सरिया ना, तो फ़िरौनियत इतनी भरी है उनके लबो लहजे में कि जो ही कैंडिडेट पीपीएससी के कमरे में दाखिल होता है इंटरव्यू देने के लिए, तो उनका लबो लहजा इस तरह है कि वो कैंडिडेट को लेट डाउन करने की कोशिश करते हैं। उनको लबो लहजों में इस तरह की तलखी घुली है कि कैंडिडेट को ये बावर करवाने की कोशिश करते हैं कि जी आपकी कोई हैसियत नहीं, हमारे हाथ में, हम चाहें तो आपको पास करें, हम चाहें तो आपको फेल करें। अगर आपको लग रहा है कि मैं कोई गलत बात कर रहा हूँ, तो काइंडली जो लोग इंटरव्यू से गुजर के आए हैं ज़रा उनका हवाल तो पूछिए कि उस बंद कमरे में क्या क्या फेस करना पड़ता है। बड़े अजीबोगरीब फिक्रात सुनने को मिलते हैं, आता जाता कुछ नहीं, मुंह उठाकर चले आते हैं आप, ये लिबास आपने कैसा पहन लिया है। भाई ये इंटरव्यूअर का काम ही नहीं, इंटरव्यूअर का काम तो यह है कि अपनी एबिलिटी हमारी जांचनी है। और ये कहाँ पे लिखा है कि अगर आपको कैंडिडेट की कोई बात पसंद नहीं आई तो आप उसको तलखी वाला लहजा इस्तेमाल करें, उसको लेट डाउन को करने की कोशिश करें, उसके कल्चर के हिसाब से उसको टॉन्ट करने की कोशिश करें आप? ये तो कहीं भी नहीं लिखा। दुनिया के तमाम तर महज़्ज़ब ममालिक में, सिविलाइज कंट्रीज में जितने भी इंटरव्यूअर्स होते हैं ना, इंटरव्यू लेने वाले, उनका भी फीडबैक होता है, उनकी भी एवेल्युएशन होती है कि साहब इंटरव्यू ले रहे हैं तो किस लेवल का इंटरव्यू ले रहे हैं ये। और वो डेफिनेटली एवेल्युएशन फीडबैक कहाँ से आएगा? कैंडिडेट्स देंगे। तो आप ज़रा लेके तो देखिए, यकीन करें 14 तबक रोशन हो जाए, इस इदारे के आला ओहदों पे जो लोग फायज हैं उनके 14 तबक रोशन हो जाए। मैं तो ये कहता हूँ कि जो साहब इंटरव्यू लेने वाले होते हैं उनको ज़रा टेबल की दूसरी साइड पे बैठा के देखें, हमें इंटरव्यू वाली सीट पे बैठाएं, तो फिर वैसा ही लहजा इस्तेमाल करें, इनके साथ उनको पता चले कि किस कदर बुरे तरीके से इंटरव्यू लेते हैं। अब इनको जब पता हो ना इनका भी फीडबैक आना है तो एटलीस्ट ये शरीनी वाला लहजा इस्तेमाल करें। नॉलेज को चेक करने के लिए, एबिलिटीज़ को जांचने के लिए बहुत सारे तरीका आ रहे हैं। तो उसके लिए तलख होना कतई ज़रूरी नहीं है, उसी के लिए पेट टाइप के क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है। ये जो माइंड सेट है ना, मैं इसकी एक और एग्जांपल आपको देता हूँ कि पाकिस्तान में ये जो ब्रेन ड्रेन है ना, कि ज़हीन लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, ये इसी माइंडसेट के लोग हैं जिनकी वजह से ऐसा हो रहा है। मैं एक इस तरह का एक वाक़या आपके साथ शेयर करना चाहूँ तो जो कीजिएगा, आप हैरान होंगे किस तरह टैलेंट को मारा जा रहा है पाकिस्तान में, और इस पे कोई तवज्जो करने को तैयार ही नहीं। मेरा एक स्टूडेंट है, जैगम अब्बास उसका नाम है, पीएचडी उसने की चाइना से बायोफ्यूल्स पे, कि अगर हम बैक्टीरिया से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, इसके ऊपर उसकी पीएचडी है और उसकी दुनिया के बेहतरीन साइंटिफिक जर्नल्स में रिसर्च भी है। अब वो पीएचडी करके पाकिस्तान तशरीफ़ लें, वापस के चलें, हम अपने इलाके की खिदमत करते हैं, अपने लोगों की खिदमत करते हैं, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में तो वैसे ही बिजली और महंगी बिजली है, बहुत बहरान है। तो यहाँ पे एक दो बड़ी नामी ग्रामी यूनिवर्सिटी में वो इंटरव्यू देने चले गए हैं। पहली बात तो उनका सीवी देखा तो वहाँ के जो वीसी साहब हैं उन्होंने ही फरमाया कि जी आपको तो अभी 4 महीने हुए हैं पीएचडी किए, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने आ गए, आप एक्सपीरियंस क्या आपका पढ़ाने का? तो जैगम अब्बास ने कहा सर मैं रिसर्चर हूँ, मेरे पेपर्स देखें आप, मेरे प्रोजेक्ट्स देखें, नेशनल इंटरनेशनल ग्रांट्स के साथ मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, वो ज़रा आप चेक करें। अब वो जो इंटरव्यू पैनल में सब्जेक्ट के लोग थे
अब वो बेसिक डेफिनेशंस पूछ रहे हैं कि जैसे इन्होंने 10th क्लास को जाकर पढ़ाना है, एफएससी को जाकर पढ़ाना है, इन्होंने जुल्म है ये। अब वो वही साहब चाइना में ही असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जैक महबाज, और मेरी अगले दिन बात हो रही थी उनसे, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी जिसमें वो तैनात हैं, वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पे पैकेज उनको मिल रहा है परफॉर्मेंस की बेस पे, वो है पाकिस्तान के यूनिवर्सिटी के फुल प्रोफेसर से भी तकरीबन डबल। लेकिन वो फिर भी मुतमईन नहीं था, कुछ परेशान था। वो ये कह रहा था कि सर मुझे सिर्फ ये सेटिस्फेक्शन नहीं कि मैं दूसरे कंट्रीज़ के लिए खिदमत कर रहा हूँ, मेरे अपनी सरजमी, मेरी अपनी मिट्टी का मेरे पे हक है, मेरे साथ ये सलूक किया जा रहा है। तो मैं उससे कह रहा था कि ये माइंड सेट है, फ़िरौनियत वाले जहन में दबा के जो लोग बैठे हैं इन जगहों पे, जिन्होंने पाकिस्तानी टैलेंट की किस्मत का फैसला करना है, वो चाहते नहीं कोई आगे आए, वो चाहते नहीं से मुल्क का कोई भला हो। अब मैंने फिर उनसे पूछा कि यार वाकई ही आपने कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की भी है बैक्टीरिया से? तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल सर, मैंने प्रोड्यूस की है। तो जो मेरा पहला इस पे प्रोजेक्ट की कामयाबी थी, वो मैंने एक मोबाइल फ़ोन, सेल फ़ोन, और एक अपनी एलईडी जो है, एलसीडी जो है, वो मैंने चलाई थी इस इलेक्ट्रिसिटी से। बड़ी बड़ी तकलीफ़ हुई, कितना रोशन दिमाग दियार गैर में खिदमत पर मामूर है उनकी, और मेरे मुल्क के बासी महंगी बिजली ले रहे हैं, मेरे मुल्क के बासी एनर्जी के बहरान से दो चार हैं। तो ये अब जो भी मामला हुआ है, इसका सलूशन क्या है? पीपीएससी अब इसको क्या करे, या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को अब इस पर क्या स्टांस लेना चाहिए, क्या करना चाहिए? डेफिनेटली प्रूफ, उसको फुल प्रूफ करें ना। अब फुल प्रूफ उसको कैसे करेंगे? सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये आप खुदारा लाखों उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला जूनियर डेटा ऑपरेटर के हाथ में मत दें। और फिर ये तुक क्या बनती है कि जी अगले महीने पेपर है, तो अब आप पेपर सेटर को कहीं पेपर बनाएं। एक क्वेश्चन बैंक क्रिएट करें आप। अब क्वेश्चन बैंक में क्या होगा कि पूरे कंट्री से, पूरे पंजाब से, पूरे सूबे से वो लोग चुने जो अपने अपने सब्जेक्ट के माहिर हैं, और जिनकी बाकायदा तरबियत करवाई जाए, उनको पेपर बनाने का स्टाइल सिखाया जाए कि किसी कैंडिडेट के नॉलेज को आपने जांचना कैसे है। फिर उसके बाद उनको क्वेश्चन क्रिएट करने के लिए दिए जाएं, और क्वेश्चन बैंक डेवलप किया जाए जिसमें लाखों एमसीक्यूज हों और हर सब्जेक्ट के, और फिर वो सॉफ्टवेयर अप्लाई किया जाए कि जो कि उन क्वेश्चन की शफलिंग करे, किसी को भी ना पता हो कि पेपर क्या आने वाला है। मैं तो ये कहता हूँ कि क्वेश्चन बैंक क्रिएट करके उसके बाद पेपर प्रिंटिंग का काम जो है ना, ये पीपीएससी को मिले ना। पेपर प्रिंट यहाँ से हो ही ना, वो वहाँ से हो जहाँ से आपके करेंसी नोट छपते हैं, सिक्योरिटी का इतना बंदोबस्त हो। क्योंकि ये आम बात नहीं है, ये बात नहीं है कि कोई भी जिसके पास चार पैसे हैं वो पैसे दे के तो नौकरी भी ले जाएगा। गरीब किधर जाएगा? जब उसका टैलेंट उसके सामने मरता नजर आएगा, तो आपको नहीं अंदाजा कि आप चिंगारी को आग लगा रहे हैं, उसको हवा दे रहे हैं चिंगारी को आप, तो शिद्दत जन्म लेगा इससे। उम्मीद जब टूटेगी, पढ़ा लिखा नौजवान, गरीब नौजवान, जब उसकी मेहनत का उसको सिला नहीं मिलेगा, उसको पता चलेगा कि वो लोग जो नालायक लोग हैं, पैसे के बलबूते पे पेपर ले उड़े, फिर वही अफसर बन के उन्हीं लोगों के ऊपर हुक्मरानी करेंगे। तो मुझे बताएं कि आप क्या तवक्को कर रहे हैं कि आपके मुल्क में नौजवान नस्ल क्या, आपको क्या मिलेगा, सिला क्या मिलेगा? सोचिए, अगर दिमाग रखते हैं, सोच है, दानिश है, हिकमत है, तो इस बात पे सोचिए कि आप कर क्या रहे हैं। ये कोई हल नहीं होना कि आप सिर्फ उन चार छोटे अहलकारों को आप सजा दें, मुअत्तल कर दें,
फिर कहें जी देखें जी हमने तो मुअत्तल कर दिया है। जनाब सिस्टम की शफाफियत का भी बंदोबस्त करें ना आप। असल में बात फिर वहीं पे आ जाती है कि माइंड सेट इस तरह से हो गया है। जैसे ये कोरोना में अगर आप देखें, कोरोना में ऑनलाइन एजुकेशन ही हमारे पास एक बड़ा ज़रिया था कि हम लोगों को ऑनलाइन पढ़ाएं। लेकिन इसमें हुकूमती लेवल पे इदारों की तरफ से ज़ीरो कोऑर्डिनेशन थी। किया क्या गया कि केबल्स पर, सरकारी टीवी चैनल्स पर वो एक प्राइवेट किसी ऑर्गेनाइजेशन के लेक्चर चला दिए। जो लेक्चर देने वाले लोग, उनकी क्वालिफिकेशन क्या, उनकी ट्रेनिंग क्या, किसी को कोई पता नहीं। सिर्फ ये अपने सर से बोझ उतारा है कि चलें जी हम कल को कहीं पे बैठ के बयान दे सके, देखें जी हमने सरकारी टीवी पर चलाए तो हैं, तो और क्या करें। दूसरों की तो बात छोड़े, मैं अपने बायोलॉजी स्टूडेंट की बात करूं, यकीन करें उन लेक्चर में ऐसे ऐसे ब्लंडर हैं कि जेन्युइन कोई बायोलॉजिस्ट वो लेक्चर सुन ले तो वो बेचारा हैरत से ही उसका बुरा बुरा हाल हो जाए कि नौजवानों को कौन पढ़ाने पर लगा दिया इन्होंने। कंटेंट का वो आलम। मुझे याद पड़ता है एक ज़माना था सरकारी टीवी चैनल पे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स चला करते थे। क्या खूबसूरत तरीकाकार था पढ़ाने का, साथ साथ डेमॉन्स्ट्रेशन होती थी, पता चलता था कि जी बिल्कुल एक लेक्चर हुआ है, पूरी अंडरस्टैंडिंग होती थी। आज भी यकीन करें कि अगर ये मामला आप उनके सुपुर्द कर देना तो काफ़ी हद तक मामला ठीक हो जाना था। आप एटलीस्ट कोरोना के दौरान, लॉकडाउन के दौरान आप ऐसी ऐप लॉन्च कर सकते थे, वर्चुअल वाइट बोर्ड आप लॉन्च कर सकते थे कि जिस पे आसानी से लोग लेक्चर रिकॉर्ड कर लेते, जो कम इंटरनेट इनपुट से भी अच्छा रिस्पांस दे देती। तो आपका आईटी बोर्ड बैठा तो हुआ है पंजाब का, लाहौर में, उनसे डेवलप करवाए ना सॉफ्टवेयर। अब एक गांव के बच्चे को आप उस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का लेक्चर सुना रहे हैं जिसका कम्युनिकेशन गैप ही बहुत है। आम एक देहात के बच्चे को नहीं समझ आ रही कि वो क्या बातें कर रहा है। देखिए हम टीचर्स जो हैं वो तो बच्चे के लेवल पे, उसके नफसियाती लेवल पे जाकर उसको पढ़ाएंगे। तो जो आपने टीवी पे चला दिया, पता नहीं कौन लोग हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या ट्रेनिंग्स हैं, वो सुन जरूर रहे हैं लेकिन इधर नहीं फिट हो रहा कहीं दिमाग पे बच्चों के। इसलिए वो सिस्टम तो फ्लॉप, देहाती इलाकों में, छोटे इलाकों में वो सिस्टम टोटली फ्लॉप है। किसी बच्चे ने कोई लेक्चर नहीं सुने। वजह क्या है? शायद अहले इक़्तिदार समझ रहे थे कि चलो ठीक है जी, हम सच्चे हो गए कि हमने बंदोबस्त कर दिए। इसी तरह अब पीपीएससी कैसे नहीं चलेगा। मेरी दरख्वास्त आपसे, मेरी रिक्वेस्ट है कि यकीन करें कि बहुत दिल टूटे लोगों के, नौजवानों के। अगर आप ये चाहते हैं कि नौजवान वाकई ही इखलास के साथ इस मुल्क की भागदौड़ में अपना हिस्सा डालें, इसकी तरक्की में, तो इनके खदशा दूर कीजिए। वो जितने पेपर अब हुए हैं 2020 में, एटलीस्ट 2020 में, एटलीस्ट उनको आप कैंसिल करें, उनके रिजल्ट्स को कैंसिल करें, आप नए सिरे से पेपर अरेंज करें। और बहुत दर्दमंदी से अपील है कि पेपर बनाने का जो तरीका के साथ शेयर किए, तजवीज़ दी, उसको फॉलो करें। हमें बताएं ना, हम सारे लोग पीपीएससी के सिलेक्टेड लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स हैं, यूनिवर्सिटी में भी बहुत और भी काबिल लोग हैं, कॉलेजेस में भी हैं, स्कूल साइड्स पे भी हैं, उन्होंने बकायदा ट्रेनिंग्स ली हैं, तो उनसे करवाएं ना। हम तो गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, या हमारे जैसे दूसरे लोग हैं, तो वो किस लिए हैं? आप लोगों ने सिलेक्ट किया ना पीपीएससी के थ्रू। तो वैसे तो अब जब हम बताते हैं कि पीपीएससी सिलेक्टेड है तो एक दफ़ा तो लोग यकीन करें कि मशकूक निगाहों से देखते हैं। हमारा एतमाद ना छीने, हमारी आन बान ना छीने, या उन लोगों की उम्मीदें ना तोड़े, मजीद उनके ख्वाब चकनाचूर ना करें। और ख़ास वो गरीब नौजवान जिनके माँ बाप ने आस लगाई है कि बेटा तैयारी कर रहा है। चलिए इसके साथ एक और जुल्म की बात बता दे, तो पीपीएससी के ही कारनामे अगर हम डिस्कस कर रहे हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के, तो हजूर वाला ये बताएं कि जो बंदा पहले बेरोजगार है, आपके हर पेपर की 1000, 500, 1500 रुपये फीस कहाँ से देगा? इसका कोई मैकेनिज्म सेट करे, खजाने ना भरें, लोगों का सोचें।
हर चीज़ ये नहीं होती कि बस पैसे आते जाएं खजाने के अंदर पैसे आते जाएं। लोगों को फैसिलिटेट करें। ये ना हो कि लोग बाद इस चक्कर में रहें, चलें ठीक है जी, नौकरी लेने के लिए हमने जितने खर्च किए हैं उतने पूरे तो करने हैं हमने अब। ये ना करें। गवर्नमेंट महकमा है पीपीएससी, गवर्नमेंट का उसको बजट मिलता है और उसका काम सिर्फ क्या है, बजट लेने का, पेपर अरेंज करे। तो बाद में फीस किस खाते में लेते हैं आप लोग? चले फिर एक दफ़ा ले ली, या तो ये रूल हो ना कि साल में एक दफ़ा फीस लेनी है आपसे 500,000, उस साल जितनी दफ़ा भी आपने पेपर कोई भी देना है। अब ये ज़रूरी है कि तहसीलदार का मैंने इम्तिहान देना उसकी मैं अलग से फीस आपको दूँ, मैंने फिर लेक्चरशिप का इम्तिहान देना मैं उसकी फ़ीस अलग से दूँ, मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन का पेपर देना उसकी अलग से दूँ, पीएमएस की अलग से फ़ीस आपको दूँ। तो भी मेरा बाप तो अगर मजदूर है तो मैं कहाँ से दूंगा भी आपकी इतनी फीस? ये अगर तो अहले दिमाग और अहले दिल लोग बैठे हैं ना, तो उनको ये एहसास होना चाहिए। ये नहीं कि एयर कंडीशनर कमरे में बैठ कर आप पॉलिसी बना देते हैं। आप कहते हैं देखें जी मैंने अपनी हुकूमत में कोई पीपीएससी के जो भी चेयरमैन होंगे वो कहेंगे देखे मैंने इतना रेवेन्यू इकट्ठा करके दिया जी, आपको शाबाश दे मुझे। और लोगों के रोजगार पे आप छुरी फेर रहे हैं। चले फीस ले ली तो खुदा का नाम है एटलीस्ट इसकी शफाफियत को तो यकीनी बनाए ना आप। फिर समझ से बाला तर है कि किस पैटर्न पे चलाया जा रहा है। ये सोशल मीडिया पे किसी एक दोस्त ने अपनी एक पोस्ट भी शेयर की थी, स्क्रीनशॉट, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर के जो शिकायत सेल है उसके ऊपर एक दरख्वास्त भी दी थी, कंप्लेन भी दर्ज कराई थी कि हमें पीपीएससी के ये जो पेपर हुए हैं लेक्चरशिप के, इसमें खर्चा है कि पेपर लीक आउट हुए हैं। तो फिर उन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर किया था, उधर से मैसेज ये आया था कि आपका मामला रिजॉल्व हो गया, हमने बखूबी जायज़ा लिया है, ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। तो इसमें तो मेरा ख्याल है शाबाश बनती है। क्या आपको पता ही नहीं चला कि आपके नाक के नीचे क्या हो रहा है? आपको बिल्कुल कोई खबर नहीं हुई कि काली भेड़ें जो आपके इदारे को साख साख को दाव पे लगाई बैठी हैं? ज़ाहिर है जब रिवॉल्विंग चेयर पे बैठे हों घूमने वाली कुर्सी पे और इर्द गिर्द जो है वो पूरी एक फौज हो नौकरों की, आपकी हर बात पे जी हजूरी कहने वाले लोगों की, तो कहाँ पे ये छोटे छोटे मामला तो आप देखते हैं जनाब। जिस मुल्क के यूथ का ख्याल करें, बहुत पोटेंशियल वाले लोग हैं ये नौजवान। और अगर नौजवानों से वाकई ही इस मुल्क की भाग दौड़ आप संभालना चाहते हैं, आप समझते हैं कि ये ईमानदार लोग आए, तो मेरिट को यकीनी बनाएं। आज मुझे वो जिम्बाब्वे के सदर रॉबर्ट मुगाबे बहुत याद आए हैं। उनके एजुकेशन के बारे में एक बड़ा ज़बरदस्त एक कॉल है, कोटेशन है। उन्होंने कहा जी जिस माशरे में खुशहाल ज़िंदगी जराए पेशा अफराद गुजारे हों, माशरे में रोब दबदबा उनके पास हो, थाने कचहरी में उनकी सुनी जाती हो, नौकरियां वो ले जाते हों, तो किसी नौजवान को आप तालीम की अहमियत का दर्स देंगे ना, वो नहीं सुनेगा। आप उसको बता ही नहीं सकते, कायल कर ही नहीं सकते कि तालीम कामयाबी की कुंजी है। फिर सारे लोगों का माइंडसेट क्या बनेगा? यस यूज एंड फिर मीन्स अगर किसी पोस्ट पे जाना है नाजायज राय इस्तेमाल करें। इस सिलसिले में आपको एक और बात बताता हूँ। देखिए इंसान की कोशिश होती है कि वो अच्छी अपॉर्चुनिटी अवेल करे। मतलब लो स्केल पे अगर वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है तो उसको कोशिश मैं ये मेहनत करूँ तो मैं अपर स्केल पे जाऊँ। आप हैरान होंगे सुन के, मेरे पास ऐसी एग्जांपल्स भी हैं कि लोग हाई स्केल छोड़कर गवर्नमेंट सर्विस में लो स्केल पे गए हैं। चाहोगे ना आप? जी बिल्कुल। बेशुमार लोग ऐसे हैं कि जो लेक्चरशिप की जॉब छोड़कर तहसीलदार भर्ती हुए। आपका क्या ख्याल है, ये शौक की वजह से किया उन्होंने? ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मामला और है, समझने की कोशिश करें। मेरा ख्याल आप समझ गए उनका मामला क्या होगा कि एक 17 स्केल 18 स्केल के एक प्रोफेसर या एक टीचर वो अपनी जॉब छोड़कर
वो तहसीलदार या नायब तहसीलदार भर्ती हो रहा है, तो मकसद क्या होगा? अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नहीं भाई, उसको तो पीएमएस की तैयारी करनी चाहिए, उसको तो सीएसएस के लिए एफर्ट करनी चाहिए। तहसीलदार नायब तहसीलदार क्यों? ये वो सारा सिलसिला है जिसने सारा निज़ाम तबाह कर दिया। तो मामला सुधार लीजिए, इससे पहले कि सारी बसात लपेट दी जाए।